लेट्स मेक द हेडिंग फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, या इसे दूसरे शब्दों में बोला जाता है और व्हाट वी से फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. What we also say, we say Fermi direct distribution function. समझते हैं ये क्या है और इसको डिफाइन करने के बिहाइंड क्या पर्पस है. ये दो चीजें समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे. देखिए, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, आगे चल के हम इनके अंदर डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बनाएंगे. तो वो किसी भी तरीके का सेमीकंडक्टर हो, उसके अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है. चार्ज कैरियर्स मतलब जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे. मींस फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो होल्स हो सकते हैं. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी मटेरियल के अंदर कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है. ओके, क्यों जरूरी है? जिससे कि हम ये पता लगा पाएं कि किसी मटेरियल की या किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है. जैसे मान लीजिए अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन या तो न के बराबर है या है ही नहीं. एक तरीके से देखें तो नो चार्ज कैरियर इज प्रेजेंट इन द इंसुलेटर. इसलिए इंसुलेटर के अंदर कोई कंडक्शन ऑफ करंट नहीं हो सकता. कंडक्टर्स के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है. लगभग आप समझिएगा 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब इतने कॉन्सेंट्रेशन का. 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 28 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल के अंदर लगभग. ये तो बात होगी मेटल की. अब हम बात कर रहे हैं, या कंडक्टर्स हम जिसको बोलते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेमीकंडक्टर की. तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो रेंज है चार्ज कैरियर्स की वो इंसुलेटर से ज़्यादा है और मेटल से कम है. तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, ओके, डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग लेवल, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स या कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन द सेमीकंडक्टर. अंडरस्टूड है? तो ये जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कितना चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, जिससे कि हम उसकी कंडक्टिविटी को जान पाए. ओके, अब आप एक चीज समझिएगा कि अगर हमें यह जानना है कि चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप ऑब्वियस है कि आप मान लीजिए सिलिकॉन का सॉलिड है आपके पास. ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके हम सारे इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे उसके तो हम निकाल लेंगे आंसर आ गया. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. हमको क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए भी थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी. ओके, फिर हम उसको हम लोग नहीं, मतलब ऐसा किया गया, फिर उसे प्रैक्टिकल बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर उस थ्योरी को रियलाइज करके देखा गया. तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स. इसको जानने के लिए हमें दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं सेमीकंडक्टर के अंदर. पहली चीज़ है किसी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो, और किसी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कितनी जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो. ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन या चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, जो ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी एनर्जी लेवल. किसी भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये पता चलता है किससे? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से. ठीक है, समझ में आई बात? क्या लिखेंगे हम? फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, फर्मी direct function provides probability of having electron
probability of having electron at any energy level E, at any energy level E. It is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं इसको? It is denoted by F of E. F of E से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, समझिएगा। अब जैसे हमने कंसिडर किया तो प्रोबेबिलिटी है, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जनरल मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द रेंज ऑफ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? फर्मी डायरेक्ट फंक्शन 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, क्या है फॉर्मूला? देखिए, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का फॉर्मूला है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ बाय के टी। अभी एक एक करके सारे टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, समझ लेंगे सारे टर्म्स को। जस्ट बी फोकस्ड ऑन द फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला हमने क्या लिखा है। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, स्क्रीन को पॉज करो और इतना नोट कर लो पहले। लिखा सभी ने, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिखा है? 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब इसमें तो कुछ नई नई डेफिनेशन में लेके आ गया। अभी बात करने वाले क्या है, देखिए, एफ ऑफ ई तो आप जानते हैं फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की बात हो रही है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का पर्पस क्या है? किसी भी, मान लीजिए जैसे आपने कंडक्शन बैंड ड्रॉ किया या आपने बैलेंस बैंड ड्रॉ किया, तो उसमें एक लाइन आपने खींच दी। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं, समझ पा रहे हो? एनर्जी लेवल्स हैं। अब उन एनर्जी लेवल्स में आपने एक लाइन खींच दी कैपिटल ई एनर्जी की, और उस एनर्जी लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी मिलेगी फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से। ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ये कंसिडर किया एनर्जी लेवल इस तरीके से, ठीक है, और सपोज दैट ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये हो गया सपोज कि ये है बैलेंस बैंड, ठीक है, ये है बैलेंस बैंड। अब इसमें हमने कहीं पर भी, अब कंडक्शन बैंड में ही फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब मैं आगे चल के दो शब्द यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉन होल। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, होल मतलब आप जानते हैं इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अभी तक की क्लास से हमने इतना समझ लिया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, होल्स क्या है। अब हम आने वाले पूरे डिस्कशंस में इलेक्ट्रॉन होल बोलते रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यानी कि यहां पर आपने मान लीजिए एक ऐसे एक रैंडम एक लाइन खींच दी है, और इसका नाम आपने रख दिया कि ये है कैपिटल ई लाइन। तो इस लाइन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस लाइन पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इसके ऊपर भी होंगे, कुछ इसके नीचे भी होंगे, कहीं भी होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे। तो इस लाइन पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं इस लाइन पर, इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ई पर इलेक्ट्रॉन के होने के, वो चांसेस आपको कहां से पता चलता है? वो चांसेस आपको पता चलता है फर्मी एनर्जी लेवल से। आगे बात समझ सभी को? यहां तक मुझे लग रहा है अब समझ में आपको आना शुरू हो गया होगा कि किसकी बात हो रही है। बेसिकली आपने एक एनर्जी लेवल डिफाइन किया, कैपिटल ई नाम रखा उसका, उस एनर्जी लेवल पर, अब वो एनर्जी लेवल यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। मैंने एक रैंडम कंडक्शन बैंड के अंदर एक लाइन खींच दी है। अब उस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, इसको कौन बताता है? उसको बताता है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। अंडरस्टूड है सभी को? चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में जो सिंबल्स हम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, क्या क्या है नई नई चीजें। देखिए कैपिटल ई, कैपिटल ई इज व्हाट गाइस? कैपिटल ई है एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लेवल है एट विच फर्मी या
हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट विच probability of having electron is to be calculated. having electron मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ, is to be calculated. ये वो एनर्जी है जिस पर हमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है EF। ई में ऐसे सफिक्स में F लगा दिया। ये है दोस्तों फर्मी एनर्जी लेवल। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है अभी बात करेंगे हम। ओके, इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल आगे चल के बहुत बार यूज होगा, तो मैं अभी एक बेसिक डेफिनेशन आपको समझा दूंगा, फिर हम जब इसको डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वगैरह वगैरह में, तो फिर से उस चीज़ को हम अकॉर्डिंगली रियलाइज करते जाएंगे। ठीक है, अभी जितना यहाँ पर जरूरत पड़ेगी उतना हम बात कर लेंगे फर्मी एनर्जी। ओके, केटी में जो के है जो कैपिटल के यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैपिटल के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसकी वैल्यू अगर हम जूल पर केल्विन में देखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। गाइस, बट मैं कहना चाहूँगा आपको याद इसे नहीं करना है। ठीक है, जस्ट मैंने लिख दी है, बट आपको नहीं भी याद कर रहे कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी पड़ेगी आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। कैपिटल टी है टेम्परेचर इन केल्विन। टी इज व्हाट? टेम्परेचर इन केल्विन। जो इस कहानी में आपको याद रखना है वो याद रखना है केटी की वैल्यू, के इंटू टी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है कैपिटल टी अपॉन 11,600, और ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, चिंता मत करें, इसको पहले लिख लो। इतना चलिए, इतना लिख लिया आपने। के टी इज इक्वल टू क्या लिखा है? कैपिटल टी अपॉन 11,600, क्योंकि जो के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, तो इसमें आप वही जूल लिखा हुआ है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कर पाएंगे। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, इसको -23 ऊपर गया, 19 प्लस हो जाएगा, 10⁻⁴ समथिंग यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी जनरेट होगा आप उसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। केटी में जब आप इसको पुट करते हैं तो आपको ये याद रखना है। कैपिटल टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर इन केल्विन। मैं समझाता हूं क्या है ये चीज। गाइस, बेसिकली यहां पर जो केटी की वैल्यू है, केटी यहां पर जो है ये लिखा हुआ है केटी, ये केटी क्या है? एक टेम्परेचर सेंसिटिव पैरामीटर है। मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली इसका नाम ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर इज वेरिंग। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर के साथ ऐसे चेंज होता है, T अपॉन 11,600। आगे चल के आइंस्टाइन रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और हम रिसर्च करेंगे। अभी इतना समझो आप, कैपिटल T अपॉन 11,600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात यह है कि टेम्परेचर अगर मान लीजिए 0 केल्विन है तो KT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 0 हो जाएगी। सही बात है, क्लियर है। अब टेम्परेचर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि भाई 300 केल्विन है, तो लेट्स पुट कैपिटल T इज इक्वल टू 300 ओवर हियर, 300 अपॉन 11,600, तो जो भी आंसर आएगा वो KT की वैल्यू हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हमें जिस टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उस टेम्परेचर के हिसाब से KT की वैल्यू को रख दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको? चलिए, यहां तक पहुंच गए सब लोग? ये लिख लिया है, आगे बढ़ूं मैं। ओके, हमने यहां पर जो भी सिंबल्स हमने यूज किए हैं उनको देख लिया। एनर्जी लेवल जिस पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो E है, EF क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल है, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? केल्विन में है। ओके, दूसरा इन दोनों का जो रिलेशन है T अपॉन 11,600। अब थोड़ा सा स्पेशल केस की बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस इसका करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। सी, एफ ऑफ ई का फॉर्मूला हमारे पास आया है गाइस, क्या आया है? एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो चीज़ें याद रखनी होंगी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता रहूँगा, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में। फर्स्ट केस, अगर हम एफ ऑफ ई को रियलाइज करें एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, टेम्परेचर को कितना रखा मैंने, 0 केल्विन रखा। ओके, देखिए यहां पर फर्मी एनर्जी लेवल मैं अभी डिफाइन करूंगा क्या होता है फर्मी एनर्जी लेवल। उससे पहले समझ लीजिएगा, फर्मी एनर्जी लेवल मैं इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको डिफाइन कर दूंगा, डोंट वरी। एफ ऑफ ई यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट एनी एनर्जी लेवल कैपिटल ई। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, एक एनर्जी लेवल है जो कि फिक्स होगा किसी गिवन सेमीकंडक्टर की गिवन सिचुएशन के लिए। जैसे मान लीजिए T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे हम बात कर रहे हैं, तो फर्मी एनर्जी लेवल एक स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल होगा EF। ओके, अब हम जिस एनर्जी लेवल कैपिटल E की बात कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर हो सकता है, मतलब ज्यादा हो सकता है, या फर्मी एनर्जी लेवल से कम हो सकता है, या फर्मी एनर्जी लेवल के बराबर हो सकता है। तो उन्हीं केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। केस 1, इसमें मैंने कंसिडर किया फर्स्ट पार्ट कि अगर हम बात करें फॉर E ग्रेटर देन EF, मतलब कहने का यह है कि फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी पर E ग्रेटर देन EF पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। समझ पा रहे हैं, एफ ऑफ ई इज व्हाट, फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी पर जितनी प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू आएगा यहां से 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल डिफरेंस पॉजिटिव हो गया ना। ई माइनस ई एफ, ई ग्रेटर देन ई एफ है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। के टी, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, के टी हो गया 0। अब जरा ध्यान दो क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव अपॉन 0 हो गया, पॉजिटिव अपॉन 0 मतलब प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी ये आपको पता होना चाहिए, एक अच्छे इंसान के तौर पर मैं लिख देता हूं, बट आपको मालूम होना चाहिए ई इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। सो 1 प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, यस। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आता है दोस्तों 0। क्या मैं ऐसा बोलूं कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन EF एनर्जी लेवल के ऊपर नहीं हो सकता, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट फॉर E ग्रेटर देन EF। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलो। इसका मतलब होता है नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दिस एनर्जी लेवल। तो हम लिखेंगे एट T is equal to 0 Kelvin, no electron having energy E greater than EF। E greater than EF से ज्यादा एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, कब, 0 केल्विन पर। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की एनर्जी 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, और आपको ऐसा लगता है कि ये हमको नहीं मालूम था तो आप उनको अपने शब्दों में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको सही लगता है वैसे आप उनको लिख लिया करो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कुछ चीज़ें जो फॉर्मल हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना भी है किसी एग्जाम में, तो उसके लिखने के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, बट आपको समझ में आ रही हैं और वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको लिखना चाहें तो बिल्कुल उनको लिखते भी रहे साइड में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या मैं ऐसा बोलूं कि जितने भी, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ, मान लीजिए EF एनर्जी लेवल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सेमीकंडक्टर के अंदर उन सब की एनर्जी इस EF एनर्जी लेवल से नीचे ही होगी, क्योंकि E इज इक्वल टू E ग्रेटर देन EF की प्रोबेबिलिटी यहां पर 0 है। प्रोबेबिलिटी का काम ही आइडिया देना आपको चीजों का, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब उस इवेंट के होने के चांस ज्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो इवेंट 100% होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो इवेंट कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर भी वही कहानी चल रही है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमने देखा कि E ग्रेटर देन EF की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, मींस
कोई चांस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन E ग्रेटर देन EF पर प्रेजेंट होगा। तो मैंने लिखा है 0 केल्विन, नो इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी E ग्रेटर देन EF। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट। अब हम कंसिडर कर रहे हैं दूसरी कंडीशन। सपोज मैंने कंसिडर किया E लेस देन EF, तो बोलो क्या होगा? F ऑफ E इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 1/1 प्लस, अच्छा E लेस देन EF से क्या समझ रहे हो आप इसमें बताओ? क्या मैं बोल सकता हूं एक्सपोनेंशियल का ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा? यस, बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव, और ये तो जीरो चल ही रहा है, 0 केल्विन है, नेगेटिव अपॉन 0। गाइज यहां पर नेगेटिव अपॉन 0 हो जाएगा अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। लेट मी टेल यू, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ये हो गया 0। तो देखो जरा कैलकुलेशन करके देखो कितना बच रहा है, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि है 0, तो आंसर आ गया है 1। दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी आई है 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर E लेस देन EF, फॉर E लेस देन EF, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पहले सुन लो ध्यान से, फिर मैं लिखा देता हूं। देखिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एट 0 केल्विन टेम्परेचर सभी इलेक्ट्रॉन, 100% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो E लेस देन EF पर ही होंगे। मतलब लिखेंगे, आप लिखिएगा एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, ऑल द इलेक्ट्रॉन, कोई एक नहीं सब, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट एनर्जी E लेस देन EF। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो फर्मी एनर्जी लेवल हमने डिफाइन करना है, अभी हम बात करेंगे जिसकी, वो कुछ ऐसा एनर्जी लेवल है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वो सभी इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी लेवल के कहां पर होंगे? नीचे होंगे। कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे हियर। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट एनर्जी E लेस देन EF। अच्छा, हम एनर्जी वर्सेस प्रोबेबिलिटी का ग्राफ अगर ड्रॉ करें, मान लीजिए F ऑफ E को मैंने रखा ऑन दिस एक्सिस और E को रखा इधर बाई X एक्सिस पर, तो आप एक चीज बोल पा रहे हैं क्या कि जब हम एनर्जी को E लेस देन EF रख रहे हैं तो F ऑफ E की वैल्यू 1 आएगी, और जैसे हमने एनर्जी को E ग्रेटर देन EF किया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस, तो मैं इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता हूं, देखिएगा। हमने यहां पर जो ऑब्जर्व किया, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया है सबने? चलिए, हमने यहां पर जो ऑब्जर्व किया है, लेट मी एक्सप्लेन इट इन द ग्राफ ऑल्सो। सी, दिस इज, मान लीजिए मैंने इसको कंसिडर किया F ऑफ E, ओके, और ये हमने लिखा E मतलब एनर्जी, समझ रहे हैं? ये मतलब एनर्जी इधर लिखा हमने, F ऑफ E को ये लिखा। तो आप एक चीज बहुत क्लियरली यहां पर नोटिस कर चुके हैं कि E ग्रेटर देन EF पर प्रोबेबिलिटी आ रही है 0 और E लेस देन EF पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1, ऐसे लिख दिया हमने इसको, लाइक दिस इज व्हाट 1। और जैसे ही आपने मान लीजिए यहां पर एक एनर्जी लेवल, सॉरी, यहां पर आपने मान लीजिए एक एनर्जी लेवल इंडिकेट किया हियर, जिसका नाम है E इज इक्वल टू EF, ये एनर्जी की स्केल है, और उस एनर्जी की स्केल पर ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है E इज इक्वल टू EF, और इसके आगे जो F ऑफ E है उसकी वैल्यू अब 0 है। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है सभी को? ये यस और नो? यहां तक प्रोबेबिलिटी 1, अब इसके आगे प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। ये कब हमने ड्रॉ किया इस ग्राफ को? गाइज ध्यान दीजिएगा, ये हमने ड्रॉ किया है एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। दिस ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन at any energy versus energy, okay, at T is equal to 0 केल्विन। कंक्लूजन क्या है इस पूरे ग्राफ का? क्या हम बोल सकते हैं फॉर T is equal to, लिख लो आप चाहो तो,
at T is equal to 0 Kelvin, all the electron present at the energy level less than EF, since having probability is equal to 1. यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1 है. अब हम बात करते हैं किसी दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें गाइस तो किसमें क्या होगा. चलिए अब बात करते हैं फॉर T ग्रेटर देन 0 केल्विन. अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिया है हमने, देखो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू हमने रखा है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, ये फॉर्मूला है. अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस की, केस नंबर 2. अब टेम्परेचर हमने ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो सपोज दैट मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई 300 केल्विन है, ऐसे अपने मन से थोड़ा सा एग्जैक्टनेस रहे, एक एनालिसिस हमारा आसान रहे, दैट्स व्हाई 300 केल्विन मैंने कंसिडर किया. अब आप जानते हैं केटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 300 केल्विन पर. क्या केटी की वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी. 0 कहां से होगी? केटी इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल टी अपॉन 11,600. सो कैपिटल टी अपॉन 11,600 से सॉल्व करेंगे आप, मैंने सॉल्व करके रिजल्ट लिख रहा हूँ. सो 0.026 यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी. ये केटी की वैल्यू है, ये कैसे निकाली हमने? ये फॉर्मूला था, याद आ रहा सभी को, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या था, सॉरी केटी इज इक्वल टू क्या था, बोलो. केटी वॉज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 11,600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां पर हमने 300 को रखा और आंसर आ गया. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये आ गया. अब फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट केस E लेस देन EF. E लेस देन EF क्या होगा जरा देखो. F ऑफ E इज इक्वल टू आएगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या लिखें, E लेस देन EF है तो क्या ये नेगेटिव आएगा? यस और नो? बिल्कुल नेगेटिव आएगा. नेगेटिव अपॉन KT. अब क्या KT 0 है? गलती से भी 0 नहीं लिखना है. क्या लिखेंगे? 0.06 जो भी इसकी वैल्यू है. क्लियर है इतनी बात सभी को? यहां तक लिखा हमने. अब क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी? बिल्कुल नहीं, 0 भी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगी. क्या आएगी समझो जरा. यहां पर डिनोमिनेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर है 1/1 प्लस समथिंग नॉन जीरो. अगर आप डिनोमिनेटर में वैल्यू जैसे 1 समथिंग ग्रेटर देन 1 है तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा? इतनी बात से आप एग्री करते हो कि नहीं? सोच के बोलना. यस. अरे 1 प्लस समथिंग यार, मान लो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई तो कितना हो गया? 1/1 प्लस 0.5, 1/1.5, 2/3, 2/3, 0.67 आ गया. क्या ये लेस देन 1 होगा? यस, एग्जैक्टली. अब हम बात करते हैं किसकी? E ग्रेटर देन EF की. E ग्रेटर देन EF. तो F ऑफ E अब कितना आएगा जरा बताओ. 1/, उसमें तो भाई साहब तुरंत 0 आ गया. E ग्रेटर देन EF हमने लिया, 0 आंसर आ गया. लेकिन यहां पे क्या होगा देखो जरा, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल. देखिएगा समझना, यहां पर डिफरेंस अब क्या हो चुका है? पॉजिटिव हो चुका है. बिल्कुल पॉजिटिव अपॉन 0.026. तो इसका आंसर बोलो कितना आएगा? क्या ये भी आप देख पा रहे हैं 0 से ज्यादा आएगा कि नहीं? देखिएगा यहां पर E ग्रेटर देन EF पर 0 केल्विन पर आंसर आया था 0, बट अब ये 0 से ज्यादा आएगा. दिस इज ग्रेटर देन 0 एज यूजुअल. इससे कम होगा. यस और नो? इससे कम होगा. देखो यहां पर नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होती है और यहां पर पॉजिटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल है, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, E ग्रेटर देन EF बढ़ेगी, तो क्या इसकी इफेक्टिव वैल्यू इससे कंपैरेटिवली ज्यादा ही होगी. तो ग्रेटर देन 0 है और इनफैक्ट इससे ज्यादा है ये वैल्यू. कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा है? ये ज्यादा है ऊपर वाली. ये वैल्यू इससे कम है. ग्रेटर देन 0 है और इससे कम है. कौन सी से कम है? इससे कम है. मतलब क्या ग्राफ अब स्मूथ कर्व बनने वाला है? देखिए यहां पर क्या था, यहां पर कैसा ग्राफ था दोस्तों? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ था. E इज इक्वल टू EF पर आके तुरंत ये 0 हो गया. लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको नोटिस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ स्मूथ बन रहा है. अब मैं इसमें थर्ड केस ऑफ ले लेता हूं. देखो कौन सा. E इज इक्वल टू मैंने EF रखा. क्या रखा? E इज इक्वल टू EF रखा. अब देखो बताओ कितना आएगा.
एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, ध्यान से सॉल्व करना है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एनालाइज करके सिखाना, दैट्स वाई। देखिए ई इज इक्वल टू ई एफ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 0, बिल्कुल करेक्ट। एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 अपॉन समथिंग 0.026 जो भी है, तो क्या इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है यहां पर आती हुई 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, ई टू पावर 0 होता है 1, ध्यान रखिएगा क्या होता है ई टू पावर 0 दोस्तों 1, ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो क्या मैं बोलूं इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, यस। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, अब 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है, ये तो बात सच है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 केल्विन से ज्यादा मैंने क्यों बोल दिया, देखो क्योंकि केटी की वैल्यू नॉन जीरो आने के लिए टेम्परेचर को 0 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा कर लो। 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ये जो डिनोमिनेटर है केटी वो 0 नहीं आएगा, अगर वो 0 नहीं आएगा तो E इज इक्वल टू ई एफ कितना हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन नॉन जीरो गिव्स 0, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी अब 1/2 ही होगी फॉर ऑल टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन। थोड़ा सा गणित है, समझो समझो समझो, दिमाग लगाओ, समझो क्या बोला मैंने बोला 0 केल्विन टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर, आप 2 केल्विन टेम्परेचर ले लो, 5 केल्विन टेम्परेचर ले लो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उन सभी सिचुएशंस पर ये वाला पार्ट केटी 0 होने के बजाय कुछ नॉन जीरो होगा, करेक्ट, बिल्कुल। और जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है ई माइनस ई एफ, ई इज इक्वल टू ई एफ हो गया, तो ई टू द पावर 0 अपॉन समथिंग, तो ई टू द पावर 0 आ जाएगा, जब ई टू द पावर 0 यहां पर आएगा तो ये 1 प्लस 1 होकर 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 1/2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, probability of having electron at E is equal to EF is 0.5। ये वो पॉइंट है जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से फर्मी लेवल की डेफिनेशन समझानी है आपको। क्या ये पॉइंट समझ में आया है सभी को? मैंने बोला 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन एट E इज इक्वल टू EF इज 0.5। वही जो लिखा है वही मैंने यहां पर लैंग्वेज में लिख दिया है, इससे कुछ नहीं, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया, इतना खोपड़ी तो बनता है। आया समझ में? यहां तक की बात समझ में आ रही है सभी को? अब इसी को थोड़ा चित्रकारी करते हैं, ग्राफ पर दिखाते हैं। देखिए ग्राफ पर देखने से मजा आ जाएगा। देखिए लेट्स सी, this is what f of E I have taken here, this is what energy graph, energy scale। guys हमने यहां पर कंसीडर किया था पहले 0 केल्विन वाला सीन, ये स्थिति थी T इज इक्वल टू, मैं इसको डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी यहां 1 थी, यहां E इज इक्वल टू EF आते से ही बिजली चमक गई, 0 हो गई थी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है दोस्तों? 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या स्थिति थी वो दिखा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? T ग्रेटर देन 0 केल्विन की। तो क्या ग्राफ मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है? आपको भी ऐसा दिखना चाहिए, यस और नो? मैं कोशिश तो कर रहा हूं सही से ग्राफ बन जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए मुझे लग रहा है कि हार हो ही जाएगी। देखिए आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्लीज यार। ओफो ऐसे बना लेते हैं, चलो भाई समझ में आ रहा है, चलो ठीक, एक ही बात है, आया समझ में? देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अब बोलो कितनी आ रही है? E इक्वल टू EF, E इज इक्वल टू EF, इस पर प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2.5। ये है पहला वाला ग्राफ जिसको हमने ड्रॉ किया है T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, और ये है दूसरा वाला ग्राफ जिसको हमने ड्रॉ किया है T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। आ गई है बात समझ में?
अब जरा थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास में ही फर्मी लेवल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स पढ़ा दूंगा, फिर साथ में फर्मी लेवल पढ़ा दूंगा। ऐसा कर लेते हैं, अभी आज की क्लास में हम इसको फोकस करते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक? चलिए, 0 केल्विन पर ये हुआ T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर, ठीक है। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। मान लीजिए गाइस मैं बोलूँ आपसे टेम्परेचर 400 केल्विन होता, 300 केल्विन की बजाय कितना करते हैं 400 केल्विन, तो क्या यहाँ के रिजल्ट्स में कोई फर्क पड़ेगा? देखो बिल्कुल पड़ेगा। देखो E लेस देन EF में यहां पर अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, KT विल बी हाई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव पावर है, देखिएगा एक चीज समझाता हूं गणित की बहुत आसान सी, देखिए नेगेटिव अपॉन यहां पर है KT, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KT बढ़ेगा, यस बिल्कुल। तो एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव पावर बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होगी। आई एम सॉरी, आई वॉज मेकिंग मिस्टेक, आई थिंक टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यस। देखिएगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होगी, नेगेटिव लेस नेगेटिव होता जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, यस और नो। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ने पर ये नेगेटिव अगर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव में डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नेगेटिव पावर में ये और स्मॉल नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव, टेंडिंग टुवर्ड्स लेस नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है? बिल्कुल। यहां पर पॉजिटिव अपॉन KT है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है? क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ने पर ये वाला एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब E ग्रेटर देन EF पर जो टर्म है प्रोबेबिलिटी की, ये कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, ये बढ़ जाती है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है, समझिएगा ध्यान से व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। देखिएगा मैंने बोला E लेस देन EF पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या ये वाला टर्म बढ़ेगा? यस, ये वाला टर्म बढ़ेगा तो क्या एक्सपोनेंशियल टर्म कम होगा, नेगेटिव लेस नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी बढ़ेगी, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बताना चाह रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा तो अगर ये टर्म बढ़ा तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर मान लीजिए T ग्रेटर देन 0 में मैं आपसे बोलूं कि ये आया है 300 केल्विन पर, और आपसे कोई पूछे वो 400 केल्विन पर कैसा ग्राफ आएगा, बताओ बताओ कैसा आएगा 400 केल्विन पर, कैसा आएगा? देखो जरा मैं बता रहा हूं कैसा आएगा। देखो 400 केल्विन पर देखिए यहां का एक्सपोनेंशियल बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया, नेगेटिव पावर का डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू बढ़ गया। नेगेटिव पावर का डिनोमिनेटर कम करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, यस और नो? बढ़ेगा, बिल्कुल। अगर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा तो फंक्शन कम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोलूं यहां पर अब ये ग्राफ जो है ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन E इक्वल टू EF पर इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो E इज इक्वल टू EF पर जो ग्राफ है वो तो यहीं से जाएगा, लेकिन अब ये यहां से ऐसे जाएगा। ये है T इज इक्वल टू 400 केल्विन पर। ये बात आपको थोड़ी सी अभी अजीब हो सकता है लग रही हो, बट ये बढ़ नहीं गई। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ग्राफ बनाते समय थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना चाहिए। देखें कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनता जाएगा, इससे तो कमी होगा, प्रोबेबिलिटी तो कमी हो रही है, ये तो बात सच है, लेकिन जो 300 केल्विन का ग्राफ है उससे ये ऊपर होगा। मुझे बस इतनी सी बात आपको कन्वे करनी है, ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है तो दैट्स करेक्ट। देखिए मैंने बोला ये बढ़ाया तो क्या ये एक्सपोनेंशियल कम होगा? यस। अगर ये एक्सपोनेंशियल कम होगा तो एफ ऑफ ई बढ़ जाएगा। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे हियर। ओके, तो ये हमने दोस्तों आज एफ ऑफ ई का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम इसी के आगे की चर्चा को थोड़ा सा बात करेंगे। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स की बात करेंगे, अभी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ होल की बात करेंगे, फर्मी एनर्जी लेवल को भी डिफाइन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।